अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छे से हो चुका होगा। आज तो धूप भी निकल गई है, काफ़ी दिनों बाद बारिश और स्नोफॉल के बाद जो लोग मरी में हैं या दीगर एरियाज़ में हैं या फिर जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, उनके लिए तो आज धूप का एक समा है। आज वो बैठेंगे धूप में और इन्जॉय भी करेंगे, माल्टी भी खाएंगे और इन्जॉय भी होगा। लेकिन आपको पता है कि सुबह की सोच का आगाज कैसे होता है? अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। और सबसे पहले जो खबर है वो थोड़ी अच्छी खबर नहीं है, अफसोसनाक खबर है जो आपको देने वाले हैं। वो ये है कि पाकिस्तानी टीवी के मारूफ ड्रामा अदाकार खालिद हफीज़ खान इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना के मुताबिक मरहूम अदाकार की नमाज जनाजा बाद नमाज असर H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। खालिद हफीज़ खान ने PTV के मकबूल कॉमेडी ड्रामा गेस्ट हाउस में मिस्टर शमीम का किरदार अदा किया। उससे उन्होंने शोहरत हासिल की और ये ड्रामा PTV के क्लासिक प्रोग्राम्स में शुमार होता है, जिसे नाज़रीन आज भी शौक से याद करते हैं और देखते भी हैं। खालिद हफीज़ खान के इंतकाल पर शोबिज़ इंडस्ट्री और मद्दाहों की जानिब से गहरे रंजो गम का भी इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और इसी पे मैं चाहता हूँ कि पहले हम खालिद साहब का एक क्लिप देखते हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। जी, तो ये कुछ क्लिप थे जो कि आपने देखे और हमारी दुआ है कि अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। कल इनका जनाजा हो चुका है और यकीनी तौर पे एक मद्दाहों के लिए एक बहुत बड़ा दुख है। इसके अलावा गज़ल में एक खबर भी शेयर करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं सार के हेड शम्स कियानी साहब, उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है और नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद बारको के मकाम पे अदा की जाएगी। तो शम्स कियानी साहब और उनके जितने भी अहले खाना है, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और उनके जो वालदा हैं उनके दर्जात बुलंद करे। ख़वातीन रुज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के साथ आगाज़ करते हैं। पंजाब हुकूमत ने बसंत पर इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बसंत के दौरान मजहबी हम आंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए पाबंदियाँ आयद की गई हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या फिर किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों समेत 30 रोज़ के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी और खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बसंत के दौरान बगैर तस्वीर वाली एक रंगी या फिर कसीर रंगी गुड्डा या पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकल हमल, ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि इश्तियाल अंगेज़ अनासिर की जानिब से बसंत के दौरान मजहबी या सियासी अलामात इस्तेमाल करने का अंदेशा था। दफ़ा 144 के तहत इक़दामात फौरी नाफिजुल अमल और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी बसंत आई नहीं है और हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। खान साहब की तस्वीर 804 पतंग के ऊपर लिखना, फिर उनकी पिक्चर लगाना, फिर इसके साथ साथ PTI की जो झंडा है उसके कलर्स और फिर उस कलर्स वाली पतंगें उड़ना, इन सब चीज़ों पर पाबंदी लग गई है। अब मसला ये है कि कल अज़मा बुखारी साहिबा अच्छा ठीक लगी है ये तो देखिए, एक तो आप देखिए ना कि 20-25 साल बाद हम देख रहे हैं कि बसंत हो रही है। एवरीवन इज हैप्पी। सोचा कुछ और था गवर्नमेंट ने, लेकिन हो कुछ और रहा है। बसंत एक हमारा त्यौहार है गजल, हम कोई 25-30 साल बाद इस त्यौहार को ऑफिशियली बनाने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको फैसिलिटेट भी कर रही है। अब उस त्यौहार में भी हम जब सियासत को, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हूँ, आप अगर नून लीग के किसी रहनुमा की भी तस्वीर लगाएंगे, मियां नवाज शरीफ की भी, तो वो भी गलत है यार। अपनी सियासत को आप सियासत तक रहने दें, उसको टॉक शोज तक रहने दें, उसको आप अपने घरों में अपने त्यौहार में जब शामिल करेंगे तो फिर पाबंदियां भी होंगी और फिर आपको सजाएं भी भुगतनी होंगी। और बिल्कुल अच्छा डिसीजन है पंजाब अभी तो ये है कि ये तमाम तर चीजों पर पाबंदी लग गई है। लेकिन कल अज़मा बुखारी साहिबा भी एक प्रोग्राम में बात कर रही थी। वो कहती हैं कि अगर PTI वाले ये सोचते हैं कि ऐसा करने से उन मौसूफ को कुछ फायदा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जाहिर है ये एक त्यौहार है, हर इंसान अपने अपने तौर पर मना रहा है उसको। लेकिन बात ठीक है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो त्यौहार है आपको इजाजत दी गई है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, उनको आप अडॉप्ट करें, उसके मुताबिक करें, अपना एक त्यौहार मनाएं, ना कि लड़ाई झगड़े मार कुटाई और फिर इस तरह की सजाएं। मरी के हवाले से बात करते हैं ना कि मरी में दाखिले पे पाबंदी होती है। न्यू ईयर नाइट पे आपने देखा होगा मरी में इस दफा किसी को दाखिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पिछली दफा जब न्यू ईयर नाइट वहां पे हुई तो वहां पे 804 के नारे बजे, फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ अजीबोगरीब किया गया। हर जगह पे आप जिस जगह पे जाएंगे वहां पे अगर पॉलिटिसाइज करेंगे चीजों को तो आप अपने घर तक महदूद हो सकते हैं। और ये जो एक्टिविटीज हैं इनको कम से कम पॉलिटिसाइज ना
ना करें। बिल्कुल जी, ये त्यौहार इसीलिए गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि बहुत पुराना त्यौहार है, लोग मनाते हैं और वो तमाम एक जो सकाफती चीज़ें हैं हमारी दोबारा से आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को हर्ट करें या फिर फजूल हरकतें करें। आगे बढ़ते हैं, आपको ईरान से खबर देते हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है अभी इस वक्त, ईरान में शदीद माशी बहरान के बायस ईरानी रियाल की कदर में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 15 लाख रियाल का हो गया, जो तारीख की कम तरीन सतह है। अरब मीडिया के मुताबिक एक्सचेंज की दुकानों पर यही शरह पेश की जा रही है। ईरान सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियों और कई बरसों की बद इंतजामी के बायस शदीद माशी दबाव का शिकार भी नजर आ रहा है। ईरानी रियाल की कदर में ये कमी तेहरान में दुकानदारों की जानिब से एहतजाजन दुकानें बंद किए जाने के एक माह बाद सामने आई है और इस एहतजाज की वजह ईरानी रियाल की तेज गिरावट और ख़राब मईशत बताई जाती है। आप इमेजिन कीजिए कि एक अमेरिकन डॉलर आप लेके जाएंगे तो उसका आप 15 लाख रुपए आपके पास ईरानी रियाल होने चाहिए। 15 लाख, पता नहीं उनकी करेंसी का एंड नोट क्या है, कुछ लाख रुपया अगर एंड नोट हो तो फिर तो 15 नोट है। अगर हमारी तरह कोई 10,000 या 5,000 बल्कि 5,000 का नोट है तो फिर तो आपको पूरा थैला लेके जाना पड़ेगा और थैला जाके देना पड़ेगा एक्सचेंज वाले को और वहां से उनसे $1 लेना पड़ेगा। सो ये हालात हैं ईरान के, जो कि माशी तौर पे इस वक्त तबाही के दहाने पे हैं। ख़वातीन वज़ात, ईरान की खबर तो हमने शामिल की है। अब ईरान से मैं आपको मिस्र लिए चलता हूँ। मिस्री दारुल अफ्ता ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर के लिए मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशंस के इस्तेमाल को ममनू करार दे दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्री दारुल अफ्ता का कहना है कि मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशंस पर एतमाद करना शरई लिहाज से ममनू है। दारुल अफ्ता का कहना है कि मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार न करने से गुमराहकुन मालूमात फैलने और गलत फहमियाँ पैदा होने का खदशा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात की तफसीर के लिए मुस्तनद तफासीर, बावसूख मुफस्सिरीन और दीनी इदारों से रुजू किया जाए। अरब मीडिया के मुताबिक मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशंस में चैट जीपीटी भी शामिल है और मिस्री दारुल अफ्ता का फतवा एक साइल के सवाल के जवाब में दिया गया था। सो अब चैट जीपीटी के हवाले से अब फतवा भी आ चुका है कि इससे आप कम से कम दीनी राय नहीं ले सकते। बात बिल्कुल ठीक है। हमने कल भी एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा बात वही है कि जब तक आप किसी चीज़ की सही कमांड चैट जीपीटी को नहीं देंगे, एआई को नहीं देंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको वैसी नहीं मिलेगी। और फिर दीन इस तरह का है कि बहुत माइनर चीज़ों को देखना पड़ता है और उनको समझने की ज़रूरत होती है। और उसमें आप जब इस तरह से मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, तो वैसे भी एक चीज़ माइंड में आती है कि पता नहीं शायद कोई गलती ना हो जाए, कुछ रह ना जाए। इससे बेहतर है कि जो दीन को समझने वाले हैं, जो इस पर बात करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं से राय ली जाए तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम आपको लिए चलते हैं अब मिस्र से। बेल्जियम के 15 साल तालिब इल्म लॉरेंट सिमॉन्स ने क्वांटम फिजिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें पीएचडी मुकम्मल करके दुनिया को हैरान कर दिया है। लॉरेंट ने इस हफ्ते यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रप में अपने तहकीकी मुकाबले का कामयाबी से दिफा किया। लॉरेंट सिमॉन्स को बेल्जियम का नन्ना आइंस्टाइन भी कहा जाता है और वो मुमकिना तौर पर क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी हासिल करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन अफराद में शामिल हो गए हैं। इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता आलमी रैंकिंग सिस्टम मौजूद तो नहीं है, लेकिन लॉरेंट ने सिर्फ 4 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल शुरू किया और 6 साल की उम्र में इब्तदाई तालीम मुकम्मल कर ली। 12 साल की उम्र तक वो क्वांटम फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके थे, जिसमें उन्होंने ब्लैक होल्स जैसे पेचीदा मौज़ूआत पर तहकीक भी की। फिर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लॉरेंट को फोटोग्राफिक मेमोरी हासिल है और उनका IQ लेवल की अगर बात की जाए तो 145 है, जो दुनिया की महज 0.1% आबादी में पाया जाता है। 11 साल की उम्र में अपने दादा दादी के इंतकाल के बाद लॉरेंट ने पीएचडी से भी आगे का हदफ मुकर्रर किया और वो इंसान की उम्र बढ़ाने और मुमकिना तौर पर लाफानियत इमोर्टैलिटी से मुतल्लिक तहकीक करना चाहते हैं। लॉरेंट ये कहते हैं कि वो ये मकसद उनके ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और अब देखिए कि वो हम सुनते थे कि एज इज जस्ट नंबर, सो यहाँ पे भी एज हमें नंबर ही लग रहा है कि 15 साल की उम्र है और क्वांटम फिजिक्स जैसे एक मुश्किल सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी कर लिया और अगर 15 साल की उम्र में वो ये सब कुछ कर चुके हैं तो अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी इस तरह के दिमाग होते हैं, जिस तरह से मुझे अरफा करीम का नाम याद आता है, उन्होंने भी बहुत कम उम्री में इस तरह की कामयाबियां समेटी थी। फिर अभी इनको देख लीजिए कि इन्होंने 15 साल की उम्र में पीएचडी कर लिया, ये आगे बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। जो मैं ये बात करी थी ना, फोटोग्राफिक मेमोरी इनको हासिल है। अब उसमें ये होता है कि जो इंसान एक दफा चीज पढ़ ले वो उसको याद रह जाती है, भूलती नहीं है बिल्कुल। वो आपकी नजर के सामने से जो भी चीज गुजरेगी वो आपको हमेशा से याद रहेगी। और दुनिया में हमने देखा है कि सिर्फ आज नहीं, आज तो इजादात का दौर है या फिर मास्टर्स करने का दौर है, तो आपको कम उम्री में इस तरह के लोग मिलते हैं। जिस तरह ये कम उम्र 15 साल के हैं और इन्होंने मास्टर्स कर लिया,
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल है, बहुत सारे ऐसे फाते हैं जिन्होंने 15, 16, 17 साल की उम्र में बड़े बड़े शहर फतह किए। तो ये जो नौजवानी से भी पहले का मरहला ना, ये बड़ा एक ज़बरदस्त मरहला होता है और ये हमें एक दफ़ा फिर हमारी तो मेमोरी नहीं है अभी, तो हमें इतने नाम, कितने नाम होंगे वो हमें अभी याद भी नहीं है इस टाइम पर। मुझे गज़ल का नाम नहीं याद था, याद आया। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और ज़बरदस्त खबर जिसका ताल्लुक अमेरिका से है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला और एक्स, ट्विटर जैसी कंपनीज के मालिक एलन मस्क ने व्हाट्सएप को गैर महफूज ऐप करार दे दिया है। एक एक्स पोस्ट में एलन मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप और सिंगल ऐप को महफूज नहीं करार दिया जा सकता। उन्होंने एक्स चैट को इन दोनों मैसेजिंग ऐप्स का महफूज मुतबादल करार दिया, मतलब यहाँ पे भी वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं। एलन मस्क ने ये पोस्ट उस वक्त की जब एक अमेरिकन अदालत में एक मुकदमा दायर है। इस मुकदमे में व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन के दावे को चैलेंज किया गया था। मुकदमे में कहा गया था कि मेटा और व्हाट्सएप मुमकिना तौर पर सारिफीन के प्राइवेट मैसेजेस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये मुकदमा मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के सारिफीन की जानिब से दायर किया गया, जिनका दावा है कि व्हाट्सएप में मौजूद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ दस्तियाब नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मेटा मुलाजमीन सारिफीन के निजी पैगामात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस केस में मेटा के एक नामालूम विसल ब्लोअर के बयान को बुनियाद बनाया गया, जिसने दावा किया था कि मेटा के अंदरूनी सिस्टम्स इंक्रिप्शन को बाईपास करके सारिफीन के पैगामात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मुकदमे में ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये रसाई लामहदूद वक्त के लिए होती है और जिससे मेटा मुलाजमीन तमाम मैसेजेस हिस्ट्री को देख सकते हैं, यहाँ तक कि डिलीट किए जाने वाले पैगामात को भी। मगर मुकदमे की दस्तावेजात में कोई तकनीकी शवाहिद फराहम नहीं किया गया। मेटा की जानिब से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें मुज़ायका खेज करार दिया गया। आप स्टोरी पढ़े थे और मैं ये सोच रही थी कि मतलब अब व्हाट्सएप भी महफूज नहीं है। पहले तो हम ये बात कर रहे थे, काफी अच्छे से बता रहा हूँ कि ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, महफूज नहीं है। अभी एलन मस्क ने बताया तो आप मान गई हैं। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि जिनकी बनाई हुई ऐप्स हैं, घर का पीर होला होता है ना, घर का पीर उसकी बात को मानता नहीं है। कितनी दफा मैंने आपको समझाया व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें, ना डिलीट किया करें। मुझे तो ये आपको एक और बात बताऊं कि व्हाट्सएप के मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। एक और व्हाट्सएप है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो ये भी डिलीट किए हुए मैसेज भी पढ़ सकते हैं। वो अगर आप इंस्टॉल कर लें तो वो आप यहाँ पे बैठ के वो मैसेज पढ़ सकते हैं। हाँ, डिलीट मैसेजेस भी आप पढ़ सकते हैं एक ऐप के थ्रू। लेकिन पहले हम ये बात करते थे, इन्हीं की कही हुई पोस्ट, इन्हीं की कही हुई बातें थी कि व्हाट्सएप के अलावा तो कोई चीज, व्हाट्सएप महफूज है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए कि कैसा जमाना बदल गया कि व्हाट्सएप ही आपकी हालात बदल गए, जज्बात जमाना बदल गया। सो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज करना है, कोई अगर मोहब्बत के मैसेज कर रहे हैं, कारोबार के मैसेज कर रहे हैं, प्राइवेसी कोई नहीं है भाई। वो किसी भी वक्त आपके मैसेजेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिलीट मैसेजेस भी देखे जा सकते हैं। वो तो मैं और आप भी देख सकते हैं, ऐप के जरिए भी हो जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आपको ब्राजील लिए चलते हैं, जहां पर उसके ब्राजील के शहर की बात करें तो उनकी बायो पार्क चिड़ियाघर के जानवरों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए पॉप्सिकल्स और जमी हुई खुराक दी जाने लगी है। चिड़ियाघर के हुकाम ये बता रहे हैं कि जानवरों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बर्फ से तैयार की गई खुराक फराहम की गई, जिनमें तेंदुए, बंदर या फिर दीगर जानवर शामिल थे। कुछ जानवरों को जमे हुए फल दिए गए, जबकि दीगर को जमे हुए खून के आमजेश पेश किए गए। बंदरों के एक गिरोह को तरबूज के पॉप्सिकल्स दिए गए, जबकि एक तेंदुए की बात की जाए तो वो अपने पानी के टैंक में तैरते हुए चिकन के पॉप्सिकल्स निकालने की कोशिश करता रहा। चिड़ियाघर की खयातियात और लेटिसा फेटोजा ने कहा कि जब तेंदुआ जमी हुई खुराक निकालने की कोशिश करता है तो वो पानी भी पी लेता है और उसकी हाइड्रेशन के लिए अहम है। चिड़ियाघर के हुकाम ने यह भी मजीद बताया कि जमी हुई खुराक जो जानवर हैं उनकी देखभाल के लिए मामूल का हिस्सा है और शदीद गर्मी के दौरान उनका दर्जा हरारत कम रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर माजी की बात की जाए, गुज़श्ता साल भी जब ब्राज़ील के जनूब मशरकी हिस्से में शदीद गर्मी की लहर से निपटने के लिए इसी तरह के इकदाम किए गए थे। पॉप्सिकल्स आपको पता है, जैसे हम अक्सर बचपन में छोटी सी आइसक्रीम नहीं खाते थे, जमी हुई लकड़ी की स्टिक होती थी ऊपर। हाँ, बचपन में जो हम खाते होते थे ना, सस्ती वाली आइसक्रीम भी खाती नहीं आप? हाँ, मैंने तो खाई है। मैंने हर इस तरह की गंदी मंदी चीजें खाई बचपन में, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने छोड़ी हो। अच्छा, तो वो उसको कुल्फी जिसको कहते हैं, कुल्फी जो बनी होती थी ना, बर्फ वाली कुल्फी। हाँ, बर्फ वाली कुल्फी। आपने अकेले नहीं खाई, सबने खाई है। सबने खाई। ये जो मॉडर्नाइजेशन आई है और ये जो हम सारे अब नजाकत के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि हमने नहीं 1 स्कूप खाना है, 2 स्कूप खाना है, बास्केट रॉबिन खानी है, भाई सारों ने वही खाई है और वहीं से हमारा आगाज हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कि जाइएगा नहीं।
वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। बसंत की हमने बात की थी और बसंत के रंगों और खुशियों के साथ साथ एक तल हकीकत ये भी जुड़ी है कि डोर से होने वाले हादसात उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे में लाहौर के एक शहरी फजल दाद खान ने आम आदमी की हिफाजत के लिए एक सादा मगर मुअस्सर हल पेश कर दिया है। फजल दाद खान ने सिर्फ 100 रुपए की लागत से नेक प्रोटेक्टर गर्दन का हिफाजती कॉलर तैयार किया है जो मोटरसाइकिल सवारों को कातिल डोर से बचाने में मदद दे सकता है। ये छोटी सी इजाद न सिर्फ शऊर की अलामत है बल्कि ये साबित करती है कि हिफाजत के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बड़ी सोच की जरूरत होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं फजल दाद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फजल साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने नेक कॉलर तैयार किया है ये कैसे आपको ख्याल आया? जो लास्ट टाइम वाकया हुआ था जिसको हमने कवर भी किया, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ, उसके बाद ही आपको ख्याल आया? जी इसी तरह जब ये वाकया हुआ था उसके बाद पाबंदी लग गई थी इनके बसंत पे, तो उसके बाद हम बैठे हुए थे इस तरह, तो हमने सोचा कि अभी दोबारा बसंत को इजाज़त मिल रही है तो ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इनके हमारे पाकिस्तानियों की जान महफूज रहे। तो उसलिए उसके बारे में हम सोच रहे थे, तो हमारे भाई हम सारे रिसर्च कर रहे थे, तो फिर हमने इस गैजेट गार्ड को यानी कि लॉन्च किया ताकि इससे हमारी तमाम पाकिस्तानियों की जान महफूज रहे। और ये बताइएगा कि ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हमने देखा है कि सिर्फ 100 रुपए इसकी लागत है। सो ये किस मटेरियल से आपने बनाया है और क्या कुछ इसमें इस्तेमाल हुआ है? जी इसमें हमने ये जो मोल्ड मशीन होती है, मोल्डिंग इंजेक्शन मशीन पे ये बन रहा है। इसमें पीपी यानी कि वो प्लास्टिक होता है वो इस्तेमाल होता है, उस पे इनके डोर असर नहीं कर सकते। अच्छा फजल साहब मुझे ये बताएं कि अब ये मार्केट में भी अवेलेबल है और लोग इसको खरीद भी रहे हैं, कैसा फीडबैक आ रहा है आपको? जी अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग आ रहे हैं और ये लेके जा रहे हैं मार्केटों में। जो इनके आम लोग आवाम जो है वो भी आ रही है, अपने इनके बच्चों का रोजगार बनाया हुआ है वो भी लेके जा रही है और इसको अच्छा बैकअप आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फजल मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी जो लेंथ है वो एक ही तरह की है या फिर इसके डिफरेंट साइजेस हैं? स्मॉल भी है, इसमें मीडियम भी है, लार्ज भी है। हर उम्र के लोगों के लिए आपने डिफरेंट साइजेस बनाए या एक ही साइज है जो कि सब पहनते हैं? नहीं ये वन साइज है और इसमें जो है ना मैजिक है, जो छोटे बड़े इनके हर किसी को फिट आ सकता है, उसमें इनके वो एडजस्टेबल है वो। अच्छा फजल ये भी मुझे बताएं, हमने देखा ना कि अक्सर कुछ लोग बाइक वाले भी होते हैं, कुछ राइडर्स भी होते हैं जिनका सारा सारा दिन काम बाहर ही होता है, तो ये क्या कंफर्टेबल भी है? अगर इसको पहना जाए तो कोई इसका कोई गर्दन में कोई दर्द वगैरह या कुछ इस तरह की चीज तो नहीं होगी? जी ये बिल्कुल कंफर्टेबल है और इजी है, इसमें इनके उलझन नहीं होती। और इसको हमने ऐसा यानी कि तैयार किया कि इसमें हमने बकायदा हवा क्रॉसिंग के लिए इसमें इनके छोटे छोटे रोशनदान भी छोड़ दिए। अच्छा और फजल मुझे ये बताइएगा कि ये आपने कब इजाद किया? फिर मैं एक और सवाल भी करूंगा गजल की इजाजत से, मुझे आप ये बताएंगे तो ये कब से आपने मार्केट में इसको फ्लोट किया है और कितना अर्सा हो गया इस प्रोडक्ट को बने हुए? नहीं ये पहली तारीख से हमने इनकी ये जो पहली तारीख थी ना इससे हमने इसको सही। तो मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक वो सेफ्टी के लिए एक रॉड सा लगाया गया तमाम तर मोटरसाइकिल्स पे, तकरीबन उसमें 10 लाख मोटरसाइकिल्स का तो उन्होंने एस्टीमेट लगाया था। सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कोई आपसे रब्ता हुआ है कि ये प्रोडक्ट तो उस रॉड से तकरीबन बहुत सस्ता है इसकी कॉस्ट में, तो ये आपसे वो खरीद लें, या फिर वो आवाम की हिफाजत के लिए ये आवाम को उस रॉड की तरह प्रोवाइड करते हैं जब वो मोटरसाइकिल सवारों को प्रोवाइड करते हैं? सर ये अभी तक हुकूमत पंजाब ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, मतलब इसको ये बहुत इजी भी है और सस्ता है। एक तमाम यानी कि पाकिस्तानियों को अगर हम पहुंचाना चाहे तो तब सबको पहुंच सकता है। राड जो है वो सब तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि उसमें लाइनें लगी हुई हैं और वो लिख पढ़ करके इनके वो एक एक राड दे रहे हैं। तो ये जो चीज है ये बहुत इजीली हम किसी भी पाकिस्तानियों को देने के लिए अगर उनके घर तक भी पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकते हैं। आम यानी कि रोड पे कोई भी बंदा खड़ा होके अपने पाकिस्तानियों को, बाइकिए वालों को या जो इन ड्राइव पे चला रहे हैं बाइकिए, तो उन तक इजीली पहुंचाया जा सकता है। अच्छा पहले हसनैन ने बात की थी ना ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? किसी मशीन के थ्रू आप इसको बना रहे हैं और फिर इसकी कीमत भी काफ़ी कम है, आप चाहते तो इसकी कीमत ज़्यादा भी कर सकते थे। जी ये इसको इतना जितना ये जो टाइम आपने बताया ना इस पे टाइम, ये मेरा भाई है साथ बैठे हुए हैं, ये इन्होंने डिजाइन भी किया और इन्होंने यानी कि इसको वो ये डाई मेकर है खुद,
तो इन्होंने इनके बनाया इसको तकरीबन काफी टाइम, इनके जो मैक्सिमम 1.5 महीने में इन्होंने इसको इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। अच्छा, और अब मुझे ये बताइएगा कि रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको, स्पेशली फ्रॉम लाहौर और मुल्क के दीगर हिस्सों से किस तरह का रिस्पांस आ रहा है कस्टमर्स की जानिब से, और जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है वो अपने रिव्यूज भी दे रहे होंगे आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है इसका रिजल्ट, और लोग हमसे इनके अक्सर बाहर के मुल्कों में लोग बैठे हुए हैं और वो इसको इनके अपने बच्चों के लिए और अपने प्यारों के लिए कह रहे हैं कि जी उन तक पहुंचाए। तो हमारी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि जब एक बंदा बाहर के मुल्क में आपके मुल्क को इनके एक तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है और वो सोच रहा है, तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने पाकिस्तानियों के लिए सोचे और इन तक ये प्रोवाइड करे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी इस पर आपको रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, लोग इसको खरीद भी रहे हैं, लेकिन स्पेशली मुझे ये बताएं कि वालिदैन का इस हवाले से क्या पैगाम है, क्या कुछ मैसेजेस हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अब तो बसंत है, लाहौर में 6, 7, 8 बिल्कुल करीब है, उस हवाले से बहुत से डोर्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस तरह की डोर इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ख़तरनाक, पतंग भी QR कोड वाली होंगी। तो मैसेज आपको क्या मिल रहा है वालिदैन की जानिब से स्पेशली? जी वालिदैन की तरफ से तो मुझे सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मुझे दुआओं में वो सब याद कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको अपनी दुआओं में इसलिए याद कर रहे हैं कि आपने हमारे बच्चों के लिए सोचा। अभी एक वो लेडीज आई थी और वो लेके गई है अपने बच्चों के लिए, कहते थे मेरा बेटा है और वो हर वक्त बाइक पे बहुत तेज बाइक चलाता है, तो मुझे उसकी फिक्र है, तो बराए मेहरबानी ये आप हमें दे। तो मैंने उनको बकायदा गिफ्ट कर दिया, मैंने कहा अगर आपने सोचा है तो हमने भी आपके लिए सोचा है, तो उनको गिफ्ट कर दिया मैंने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जब आपने बनाया है, एक सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रिकात होते हैं। हो सकता है कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर को कभी कभार डोर लगी हो या फिर आप खुद मुतासिर हुए हों। सो आपने इनिशियली ये जब सोचा है या फिर ये किया है तो ये किस वजह से किया था? क्या आपका कोई करीबी मुतासिर हुआ था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब है वो काफी मुतासर हुए, वालदा मुतासर हुई इससे। उन्होंने कहा जी ये अच्छी सोच है दोनों भाइयों की आपकी, आपने अच्छा सोच के ये कदम जो लिए अच्छा सोचा है, आपने इंसानियत के लिए सोचा है। तो मुझे सबसे बड़ी दादरसी जो है मेरे वालिद साहब की है, जो उन्होंने मुझे दाद दी और उन्होंने कहा कि जी अच्छा सोचने के लिए उन्होंने मुझे बाकायदा एक छोटा सा इनाम भी दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फजल, अभी तो इसकी सोल्ड ज्यादा होगी, लोग ज्यादा खरीद रहे होंगे क्योंकि बसंत भी करीब है। जी इसी तरह बसंत करीब है और लोगों को डर है कि कहीं हमारे प्यारों के गले ना कट जाए। तो अभी जो लोग आ रहे हैं उनका यही रिव्यू आ रहा है कि जी ये आपका जो सेफ्टी गार्ड देख रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि ये बहुत इनकी अच्छी चीज आपने बना दी है। ये गले में रहे तो नजर भी नहीं आती क्योंकि ऊपर से कॉलर आ जाता है, कपड़ा आ जाता है, तो इसलिए उन्होंने इसको, और जो एंटीना है वो कह रहे हैं वो अक्सर बच्चे तोड़ देते हैं या अक्सर बाइक गिरने की वजह से टूट जाता है। अच्छा फजल, मुझे ये बताइएगा कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है? अगर खुदा न ख्वास्ता, हाँ खुदा न ख्वास्ता फजल, अगर किसी का मैं नहीं चाहता कि किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जोर से जाके बाइक से नीचे जाके लगता है, तो ये नेक में नुकसान कर सकता है, नहीं कर सकता, टूट सकता है? इसका मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल हुआ है ताकि वो वाली सेफ्टी प्रिकॉशंस भी तो हमारे माइंड में हों? जी वो ये अगर आप देख सकते हैं कैमरे में तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है ना, ये गले या नेक को नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है, ये फोल्ड हो जाएगी या इतनी हार्ड नहीं है, इनके टूट भी जाएगी इनके अगर एक्सीडेंट के दौरान, तो ये फ्लेक्सिबल है, इसमें इस तरह कोई मतलब जानी नुकसान या कोई थोड़ा बहुत नुकसान का भी खतरा नहीं है इसमें। सही। अच्छा फजल, मेरा थोड़ा सा सवाल हटकर है, अभी तो चूंकि बसंत है और इसके लिए आपने ये नेक कॉलर बनाया, लेकिन इसके साथ साथ वैसे हम देखते हैं कि बाइक से एक्सीडेंट लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग गिर जाते हैं, नीज पर चोटें आती हैं, घुटनों पर, बाजू पर आती है, तो इस हवाले से भी आप इन फ्यूचर कुछ सोच रहे हैं कि कुछ प्रोटेक्शन आप देंगे? एल्बोज ये जो होती है हमारी, नीज होते हैं, घुटने जो होते हैं, इनके लिए भी कुछ इस तरह का सेफ्टी तैयार करेंगे आप? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे भाई, सोच रहे हैं उसी पे कि ये अक्सर इंसान गिरता है तो ये हड्डी यानी कि ये जो कोहनी लग जाती है या पाँव की हड्डियां लग जाती हैं, उसके लिए भाई सोच रहे हैं कि वो जो गार्ड हो ऐसे जो पाँव पे इनके कंफर्टेबल फील हो और इजीली पैन इनके लगाए जा सके, और खुदा न खास्ता अगर किसी भाई का एक्सीडेंट होता है तो उसकी जान महफूज रहे।
ठीक हो गया फजल, आप इस तरह से अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात, हमारे साथ फजल दाद खान मौजूद थे जिन्होंने एक बड़ी चीज़ बनाई है जो कि आने वाले दिनों में स्पेशली 6, 7 और 8 जो बसंत के दिन है लाहौर में, वो आपको ज़रूर काम आएगी। ख़वातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक ले वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे मुल्की सियासत पर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल, वादी तीरा में मुबैना ऑपरेशन और फिर सियासी बयानात ने एक बार फिर कौमी सियासत को गर्म कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, सुहेल आफरीदी ने पूरे खैबर के अक़वाम का बड़ा जरगा बुलाने का ऐलान करते हुए न सिर्फ वादी तीरा की सूरत हाल पर मौक़िफ़ पेश किया, बल्कि माजी के सियासी फैसले, फिर उसके बाद दहशतगर्दी की वापसी और फिर मौजूदा जो बेअमनी है ना, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब वफाक की बात की जाए तो वफाक ने भी तीरा में किसी भी ऑपरेशन या इनखला के अहकामात की तरदीद कर दी है, जबकि PTI क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात, फिर बानी PTI की सेहत और फिर सियासी हिकमत अमली पर अहम बयानात भी सामने आ रहे हैं। और इसी पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं, किसी ताज नहीं है, फैसल चौधरी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदा में जिक्र किया ये जरगे के हवाले से कि पूरे खैबर के अक़वाम का एक बड़ा जरगा बुलाने का फैसला किया गया है, किस पस मंजर में किया गया है, इसके नताइज आपको कैसे लगते हैं, क्या कुछ होगा? मैं समझता हूँ कि पहले ये बता दें कि आज धूप काफी दिनों बाद देख के कैसा लगा? धूप का भी जिक्र कर दें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स प्लेजर। इस्लामाबाद में एक शानदार दिन है और बारिश के बाद आपको पता है, तो इस्लामाबाद में जो सुबह बाहर ना बैठे, मैं समझता हूँ कि उसको ये काबिल सज़ा जुर्म है। बहरहाल देखिए, इशू ये है कि ये जो तीरा का मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। आजकल बहुत सख्त सर्दी है, आप और हम जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो भी एक्सपीरियंस करते हैं कि बारिश हो, सनसेट हो, मरी में बर्फबारी के बाद एक यकबख्तगी की लहर आती है। यस। तो तीरा वैली या कागान नारान, ये आप जो हमारे ऊपर वाले एरियाज हैं, यहाँ पे जब बर्फबारी के मौसम से पहले लोग अपने जानवर, अपने सामान, अपना घर जो है उसको लेके नीचे आ जाते हैं, जो उनका जरूरी सामान होता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे बारिश में रास्ते बंद हो जाते हैं, और यही सूरत हाल अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में भी होती है। आप अगर हिस्ट्री में पढ़ें तो आपको कभी भी ठंड में ऑपरेशन जो हैं, चाहे वो अफगान वॉर थी या बाद में ऑपरेशन नहीं होते। ऐसी सूरत हाल में जो डिस्प्लेसमेंट है लोगों की, इसको माइग्रेशन तो नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हर साल होती है, लेकिन ये होती है अक्टूबर में मैक्सिमम। उसके बाद हो जाती है बर्फबारी, तो वहां पे मूवमेंट हो नहीं सकती। तो नेचुरली ये जो फेडरल गवर्नमेंट का स्टांस है, ये कमजोर है। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब का और उनकी हुकूमत का ताल्लुक है, तो वो हमेशा से इस ऑपरेशन के मुखालिफ रहे हैं। ये पहले जो 4 अरब रुपए की जो अमाउंट है, ये अली अमीन साहब के दौर में मुख्तस हुई थी, और ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट के जो उस वक्त ऑपरेशन जो है वो किया जाना था, लार्जर ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन आई थिंक बाद में रियलाइज हुआ कि इस सर्द मौसम में तो हो नहीं सकता। तो अब वो उसको एक दूसरे के ऊपर वो हॉट पोटैटो बन गया है, पॉलिटिकल इशू बन गया है, क्योंकि सुहेल खान खुद भी उन्हीं इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जो बॉर्डर के एरियाज हैं। तो उनका ये जरगा बुलाना, और फिर वहाँ पे कमन जरगा KP असेंबली में, अगर आपको याद हो जी, तो उस वक्त भी हुआ था, तमाम जमातें उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया, और जो होस्ट थी वो PTI थी और पीपल्स पार्टी थी और नून लीग थी। और वहाँ पे भी डिमांड्स आई कि आप सफारतकारी को मौका दें और सूबाई हुकूमत और सूबाई असेंबली के साथ मिलकर पॉलिसी बनाएं। तो जरूरत इस बात की है कि आप बैठें, और फोरम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, सियासी तौर पे इस मसले का हल करें, क्योंकि ये इंसानी अलमिया है। सियासी इख्लाफात होते रहते हैं, लेकिन अवाम को इसका निशाना नहीं बनना चाहिए। ये मेरी सजेशन भी है, मेरी ऑब्जर्वेशन। अच्छा जोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि गजल ने, जिस तरह आपने इंट्रो में भी ये बताया कि गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया कि ये इनखला हम नहीं करवा रहे, अब अगर वफाक के हुक्म पर इनखला नहीं हो रहा, फिर KPK की जानिब से वफाक के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये इनखला हो क्यों रहा है और इसकी फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी तो उस 24 रुकनी कमेटी के ऊपर होगी ना जी। वो जहाँ पे वो जावेद अफरीदी साहब हैं, कोई वहाँ के लोकल मिशर हैं, बड़े हैं, उनके घर पे जरगा हुआ और वहाँ पे 24 लोगों की कमेटी बनाएगी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे,
और ये निकला हुआ है उनके हुक्म के ऊपर। अब वो जो 24 मेंबर कमेटी है, वो जो हमें इंडिपेंडेंट जराये से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हुकूमत की बनाई हुई नहीं है। तो ये वो प्राइवेट लोगों की या उन लोगों के जो मिशरान हैं उनकी है। और गलती ये हो गई कि इस सख्त सर्दी में जो है डिस्प्लेसमेंट हुई, जो कि या तो सर्दियों से पहले होती या फिर अप्रैल में शुरू होती है, मई में दोबारा जो है वो आबादकारी। तो उस होती तो फिर ये तो देखे ना, अभी वो जरगा भी बुलाया जा रहा है। ज़ाहिर है जरगे में जो पश्तून कल्चर है और बलूचिस्तान में इन चीज़ों का ये बड़ी अहमियत रखते हैं, पॉलिटिकली भी और समाजी भी। तो अब उसका जो एक रिजल्ट आता है वो भी आप देख लीजिएगा। और वहाँ पे एक सेंटिमेंट है, देखिए लोग जो ऑपरेशन का शिकार हुए हैं ना जी, बहुत ज़्यादा लोग उनकी डेथ हुई है, बच्चे बूढ़े जवान, वो इसका निशाना बने। और आज से नहीं गुज़िश्ता 45 साल से बन रहा है। तो बड़े सेंसिटिव है, पूरी की पूरी नस्लें उजड़ गई हैं। तो इस मसले को हल जो है वो बजाय कि वफाक और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो वफाक उसको आंखें दिखाए और इस तरह से करे, मेरा तो यही कहना है कि इसको मिल बैठ के हल करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का इसमें बहुत ज़्यादा लेन देन है। और वो उनके ऊपर जो है एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे भी बैठ के बात करनी चाहिए। दहशतगर्दी का मामला है, हम सबका मसला है, उसको भी हल करना है। और फोर्सेस के बगैर वो नहीं हल हो सकता। फोर्सेस की एक अपनी राय होगी, उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और पॉलिटिकल लोगों की अपनी राय होगी, तो उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। अच्छा सर, अब एक सवाल है जिसका तो मैंने इंट्रो में तो जिक्र नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा हटकर है। जिस तरह से भी हम देख रहे हैं 6, 7, 8 को बसंत है, और हम देख रहे हैं उससे पहले जो कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें खान साहब के नाम पर भी पाबंदी, उनके पिक्चर पर भी पाबंदी, फिर 804 पर भी पाबंदी, हत्ता के जो गाना है वो नकदा कोका उस पर भी पाबंदी है। तो आपको क्या लगता है फिर अब डबल जो झंडे वाली पिक्चर वो काइट्स हैं वो उड़ाई जाएंगी 8 फरवरी को, या फिर नहीं 6, 7, 8 को? मेरे ख्याल में उड़ाई जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की कमजोरी जाहिर करती है ना इस किस्म की इक़दामात जो हैं। अगर हुकूमत जो है वो मतलब एक फेस्टिवल है बसंत, हम लाहौर में पले बड़े हैं सारी उम्र, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा ज़ाब्ता खिलाफ। हाँ, ये होता था कि वो छतों से बच्चे गिर जाते थे, या वो सड़कों पे अक्सर जो होता है ना वो मुंह उनका आसमान की तरफ होता है, तो वो सड़क के ऊपर घूम रहे होते थे। उसके बाद ये एक जालिमाना काम आ गया, वो डोर में मेटल डोर आ गई, जिसकी वजह से हलाकतें होना शुरू हुई, पहले नहीं होती थी। बड़े जिम्मेदारी के साथ, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लाहौर शहर की इकोनॉमी इसमें बड़ी जो है वो बूस्ट अप होती है, टूरिज्म बूस्ट अप होता है। तो ये जो चीजें हैं ये करने से तो हुकूमत की देखिए इनकी जो है ना समझ में नहीं आती। ये एक नाकाम इवेंट हो, अगर इवेंट जिसमें जरूरत ना हो कुछ करने की, उसको भी बड़ा बना देते हैं। अब गानों के ऊपर आप पाबंदी लगाएंगे, मैं तो सुनूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के वो सुनता भी हूँ। अच्छा गाना है, पंजाबी टप्पे हैं और वो लोड़े हैं, और मलकू जो है वो वैसे भी हमारे इलाके का अच्छा सिंगर है। और केस ही ना बन जाए आप पे। वो बना रहे जी, अब तो केस इतने बने हैं तो मसला ही नहीं बनता। वो तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन मतलब कोई संजीदगी तो नजर नहीं आती ना जी हुकूमत की। बिल्कुल ऐसे ही सर, मैं समझता हूँ ना कि यहाँ पे आप लोगों को भी थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। हर जगह पे कोई त्यौहार होता है, वहां पे भी आपने तस्वीर लाना लाजमी है, 804 का जिक्र करना लाजमी है। लेकिन अब 804 का जिक्र हुआ साहब, तो मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की खबरें भी आ रही है कि खान साहब की सेहत के हवाले से, कल असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी खबर थी कि उनकी कोई आंख है जिसमें इन्फेक्शन हुआ और बड़ा एक अजीबो गरीब सा इन्फेक्शन है। इस हवाले से तरदीद भी आ रही है, तस्दीक भी हो रही है। आपकी खबरें क्या कह रही हैं? नहीं, खान साहब को देखें जी, 3 जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। एक ये आंख वाला, ये अब बाजार क्योंकि देर हो गई है, सीरियस हो गया है। एक टर्नाइटिस, वो कानों के अंदर उनकी वो आती है सीटियों की आवाज, और तीसरा उनकी दांत का इलाज, दांत का प्रॉब्लम है। इन तीनों की फैसिलिटी कोई नहीं है अडयाला में, ये आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो यानी इनके ये क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये अडयाला जेल के अंदर नहीं हो सकते। तो उनको जो है ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो जिक्र भी करते थे हम, क्योंकि चेकअप वकअप कराते थे तो हमने काफी दफा कराया, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं। तो इस पर हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे, उन्हें किसी हॉस्पिटल में जो है शौकत खानम में भेज दें, ताकि वो जाकर इलाज करा सकें या सारी कर
सकें। वो टीम भी उनकी एक्सेस भी होनी चाहिए फैमिली तक, डॉक्टर तक। अब कल गौहर को अकेला भेज रहे थे तो गौहर ने मेरा ख्याल तो जाना चाहिए था, लेकिन गौहर ने ये कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, वहां से कोई बात करूंगा तो पीछे तरदीद हो जाएगी, लिहाजा वो इस डर से नहीं गया। सही। तो वहां पे चले जाते तो खान साहब की सेहत का पता लग जाता, जरा वो एम्बिग्विटी इत्मीनान क्लियर हो जाता। जाती ना कि क्या जो और इस वक्त दूसरा, खबर हर है। मौके पे हम 804 करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंडिकेशन हम कर रहे थे और 804 का जिक्र वो हर जगह करेंगे, जाते जाते वो बता गए। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। हम बात करेंगे कराटे की दुनिया की। पाकिस्तानी कराटे खिलाड़ी राजा रेहान ने जर्मनी में होने वाली इंटरनेशनल रायन शाई कराटे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 मेडल्स जीते हैं। राजा रेहान, जो गुज़श्ता 3 साल से जर्मनी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ने अंडर 30 मास्टर क्लास कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और सीनियर 60 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। राजा रेहान की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस है और उनकी बैनुल-अक़वामी कारकर्दगी पाकिस्तानी कराटे टैलेंट को आलमी सतह पर रोशनी दे रही है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क खेलों के हल्कों ने इनकी कारकर्दगी को सराहा है और आज वो हमारे साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है राजा रेहान और इसके साथ उनकी वाइफ जो उनकी कोच भी हैं, रूनिया बुमा, ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। रेहान, आपसे शुरू करेंगे। ये सबसे पहले बताइएगा, आपने ये जो टूर्नामेंट है इसमें 2 मेडल्स जीते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा इवेंट था और वर्ल्ड लेवल के बेस्ट प्लेयर्स इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें गोल्ड मेडल जीत के ना कि सिर्फ जर्मनी बल्कि पाकिस्तान का भी मैंने नाम रोशन किया और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। ठीक हो गया। Runia is alongside with you. Runia, very warm welcome to you. Please tell us about the journey of Rehan and how you support him as a player, as a karate champion. Yeah, so he came in 2022 to Germany, and first he had a club in Berlin, and the journey to there was very tough because he was driving from our house to there, and it was about 3 or 4 hours with the train, and he had to drive there like 3 times in a week. So it was a very tough way. Just for 1 hour training, he took this long journey on his shoulders. And then we found a club near to our house, so the training improved because he could join like more detailed, and he could also make there as a coach by himself. And I, as a coach, I support him mentally and physically. We work on his physique and also on his mental state, like how is he facing the opponents and everything. Well, Runia, what was your first reaction? What was your first impression of Rehan as an athlete when you started coaching him? Yeah, he's a very strong athlete and he's also a very fair fighter. So he's facing his opponents very proudly and strongly. And I was very impressed of him because the way he fights is very fast and he has a good technique. ठीक हो गया। और रेहान साहब, अब आपसे ये सवाल करूंगा कि आपकी माशाल्लाह से बेगम भी हैं और उसके साथ साथ कोच भी हैं, सो दोनों चीज़ें हैं, तो क्या कुछ ज़्यादा कोच सख्ती तो नहीं करती आप पे? नहीं, बेसिकली आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हर बिकॉज जब ये मेरी कोच बनी तो मेरी फर्स्ट चैम्पियनशिप जो जर्मन नेशनल चैम्पियन में बना था, तो वो मैं एक राइडन को ही देना चाहूँगा। सो सख्ती तो नहीं, बट ये मेरे ऊपर ना मेरे वीक पॉइंट्स पे इन्होंने वर्क बहुत किया और इवन के एक एक फाइट हम लोग डिस्कस करते रहे कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। और व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, लाइक व्हेन यू आर रिलैक्स, तो इनका काम जो बेसिक था वो मुझे रिलैक्स करना था। इवन जर्मन नेशनल चैम्पियनशिप में जब मैंने फाइनल में गया तो मेरे मेंटली तौर मैंने कहा ओके फाइनल तक पहुंच गया हूँ, बहुत है मेरे लिए, बिकॉज पास्ट में मैंने कोई बड़ा मेडल जीता नहीं था।
तो जब मैं फाइनल में गया तो ये अगेन मेरी तरफ आई और उन्होंने बोला जब यहाँ तक पहुंचे तुम कर सकते हो। इवन कि वो फाइटर बहुत लास्ट टाइम का नेशनल चैंपियन था बट उसको मैंने बीट किया और मैंने वो भी टाइटल नाम किया। सो आई गिव ऑल क्रेडिट टू हर बिकॉज शी इज द मेन पर्सन हु इज द रीजन फॉर माई सक्सेस। अच्छा रेहान, आपने जिक्र किया कि आपके वीक पॉइंट्स पर रूनिया ने बहुत काम किया, तो मैं रूनिया से ही पूछना चाहूंगी। रूनिया, टेल मी अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट इज व्हेन समवन इज डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड टू कोच हिम। Yeah, there are some differences because they also train in Pakistan different than in Germany, and they are like he's a very hard fighter. So his training in Pakistan was also very tough, and I had to go on with this point. So you cannot make the training less or a little bit easier. You have to go with his point, like how he got from Pakistan, which strong and weak points he has from Pakistan. We have to work on them, like improve the strong points and improve also the weak points that they are going to be the strong points also. That's absolutely brilliant. And as a coach, Ronia, please tell us how you see the potential and capabilities of Rohan, and is there any sort of goals you guys have to compete in any sort of event, and that is your future goal? Yes, of course. We have some tournaments where we want to also participate. For example, out of Germany, like there are a lot of tournaments inside Germany, and they are also very tough. But there is a lot of also tournament. There are a lot of tournaments also outside Germany, for example, Belgium or Spain. And his goal is definitely to participate in Series A. This is also like Karate League, and this is going to be participated in Spain. सही। अच्छा रेहान, मुझे ये बताइएगा, ये जो U30 मास्टर क्लास में आपने गोल्ड और सीनियर में 60 कैटेगरी में ब्राउन्स मेडल जीता, इसके पीछे किस तरह की कहानी थी? कितना आप फील कर रहे थे? कितना आपका कॉन्फिडेंस उस वक्त लो हो रहा था? टेम्पो आपने लूज किया या फिर आपको लगा कि नहीं, आई विल डू? बेसिकली आई वाज रेडी टू विन। मैंने इससे पहले काफी सारे इवेंट खेल चुका था और व्हेन यू आर ऑन द पाथ, ऑन द राइट पाथ, सो आपको पता होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये करना है और मैं कर सकता हूँ। इवन कि दिस टाइम आई डू नॉट फाइंड माई ओपोनेंट। मैंने अपने ओपोनेंट को सर्च नहीं किया, उनके वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं देखे। इस पर मैंने कहा डायरेक्ट में जाके उनको फेस करूंगा। बिकॉज वी हैव स्मॉल किड, सो शी कैन नॉट गो इन दिस टूर्नामेंट, शी वॉज नॉट देयर। बट इनकी गैर मौजूदगी में इन्होंने मुझे वहाँ कॉल किया, सब कुछ विदाउट कोच आई गॉट अगेन फर्स्ट प्लेस। बट क्रेडिट मैं अगेन इनको और मेरे खास तौर पर मेरी फैमिली, मेरे वालिदैन को देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और मुझे सपोर्ट किया। अच्छा रेहान, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप प्रिपेयर तो थे, लेकिन ये डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं और जब आप नेशनल लेवल पे compete करते हैं तो एक ह्यूज डिफरेंस होता है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं दूसरे एथलीट्स के पास। सो उस इन्वायरमेंट में आपने अपने आप को एडजस्ट कैसे किया, मुझे इस हवाले से बताइएगा। In my past, if I look my past, sometimes I feel a little unconfident. So जब आप इतना बड़ा क्राउड देखते हैं, आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट था, डिफरेंट एटमॉस्फेयर था कि जब मैं वार्म अप कर रहा था, जब मैंने ओपोनेंट्स को देखा, आई हैव नो फियर ऑफ देम। सो मुझे ये लगा कि मैं इनको हरा सकता हूँ। मैं कहता हूँ इवन दे कम टू मी, बिकॉज जब आप वार्म अप करते हैं ना तो आपकी विनिंग और लूजिंग वहाँ से पता चल जाती है कि आपका क्या पोटेंशियल है, आप किस जो एबिलिटी से जा रहे हैं रिंग में। तो मेरे ओपोनेंट मेरे पास आए, मेरे से पूछा और वो ऑलरेडी उनको पता था कि ये कुछ बड़े लेवल पे का प्लेयर है और कुछ ऐसे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने जर्मन चैंपियनशिप जीती और यूरोपियन चैंपियनशिप में बेल्जियम में जीत के आया हूँ लास्ट ईयर। सो दीज 2 टूर्नामेंट्स एंड मैनी अदर टाइटल्स आई हैव वन, और ये सब मेरी जो जितनी भी कामयाबियाँ थी इन्होंने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया और विदाउट एनी प्रेशर आई गो एंड आई विन। सही। अच्छा Runia, you talked about good techniques of Rehan. What kind of training strategies did you adopt to prepare him? Yes, so first we work on his physical training, like we go to the gym and we make some plans what he has to do, where he has to work on it, and then also we make in the tournaments. This is also a strategy.
we film the tournaments, his fights, and we watch his fights when the tournament is finished, and then we talk about it and we reflect about it, like what was good, what were weak points, where we can improve. And that is very great. And please tell us about that you are a full-time coach, or it's just your hobby to train Rehan? It's like a hobby because I'm studying in university. Okay. And we do this as I do it as a hobby, and it's very nice, and it's a good hobby. So you are studying, you have Rehan, you have kids. So how you are managing all these things? When you have a good time management, you can manage everything, because most of the tournaments, they are on the weekend. So we can also go there if it's not so much far away with the kid. And under the week, sometimes I also stay with the kid, and I just talk with Rehan, okay, today in the gym, it's better to train this and to make this. So communication is also the key. सही। अच्छा रेहान, आपसे भी इसी तरह का सवाल मेरा होगा, आप भी बताइएगा, जैसे रूनिया ने जिक्र किया, किस तरह से मैनेज करते हैं आप अपनी लाइफ को, और फिर उसके बाद रूनिया का आपको कोच करना, फिर एज अ प्लेयर, फिर आपका घर, फिर यूनिवर्सिटी, फिर स्टडी, सब कुछ? ऐसा है कि हम लोग सिर्फ कराटे में नहीं टीममेट्स हैं, हम लोग अपनी लाइफ में भी एज अ टीम वर्क करते हैं, और जब भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इवन के छोटे मुकाम में घर का हो या आउटसाइड, वी सपोर्ट ईच अदर, बिकॉज शी इज जर्मन। मुझे जर्मन अभी उस तरह नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए, सो डेली लाइफ में भी इनकी बहुत सपोर्ट है मुझे, इवन के माई मेल्स एंड एवरीथिंग, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। Okay. So yeah. और आपको कितना अर्सा हो गया जर्मनी में? I think last 3 years. अच्छा, 3 साल हो गए, और 3 साल में माशाल्लाह से आप कराटे चैंपियन भी बने हैं, आपके फ्यूचर गोल्स भी हैं। हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पे आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे ज़्यादा भी अचीव करेंगे और हमारे साथ हमारे सुबह की सोच में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे नौजवान टैलेंट को आखिर में रेहान को पैगाम देना चाहते हूँ? मेरा एक ही पैगाम रहता है हमेशा से, और वो ये है कि अपने पेरेंट्स और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। और मैंने आज भी मेरे जो टीचर्स थे, मैं सारा क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन, मेरी वालदा, मेरे वालिद, जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। इवन के पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप नहीं है, बट मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, लास्ट 2023 में उनकी डेथ हुई, मैं उधर नहीं जा सका, बट उन्होंने लास्ट अपनी लाइफ के जो सेकंड से वहाँ तक भी ना, उन्होंने मुझे बोला कि अपनी लाइफ को, अपने हार्ड वर्क करो, इसको जारी रखो, अल्लाह ताला हार्ड वर्क को जो है उसको आपको उसका रिजल्ट जरूर देता है। और आज मैं आपके सामने हूँ तो अपने माँ बाप की दुआ। सही। एंड रूनिया, व्हाट्स योर लास्ट मैसेज फॉर यंगस्टर्स? I would say believe in yourself and do everything what you want to achieve and train hard for it. ओके, थैंक यू सो मच। राजा रेहान हमारे साथ मौजूद थे और रूनिया भूमा हमारे साथ मौजूद थी, और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन दोनों की। वाइफ उनकी कोच हैं और रेहान खुद प्लेयर हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते रहें, और फिर सुबह की सोच का हिस्सा भी बनते जाएँ। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब एक मुनफरिद कहानी आपको सुनाएंगे। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि वो महसूस की जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अंधेरे को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। जब दुनिया आंखों से देखने पर यकीन रखती है, वहाँ हाफिज़ मोहम्मद अली ने हौसले, ईमान और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी पहचान खुद बनाई। बसारत से महरूमी के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, नात ख्वानी में नाम कमाया, बल्कि डिजिटल दुनिया में कदम रखकर पाकिस्तान के पहले नाबीना वीलॉगर बन गए। गूगल असिस्ट के ज़रिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए हाफिज़ मोहम्मद अली आज पाकिस्तान के पहले ऐसे मुनफरिद वीलॉगर, यूट्यूबर, क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं जिन्होंने माजूरी को हद नहीं बल्कि रास्ता बनाया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर असल नज़र आंखों में नहीं बल्कि हौसले में, और वो अगर आपके पास हो तो आप दुनिया की
कोई भी चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए आज हाफिज मोहम्मद अली हमारे साथ इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया। ज़ाहिर है ये इस तर्ज की महफिल होती है कि हम अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से, यूट्यूब व्यूअर से हमें बात करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं, आप माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं, यूट्यूबर हैं, फिर उसके साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, ये तमाम तर शौक आपको एक साथ कैसे? देखिए, हाफिज़ कुरान बनने का तो मुझे बचपन से शौक़ था और जब मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब मैं हिफ्ज़ करके दोबारा जो हमारे टीचर हैं उनको मैं सुना रहा हूँ, उनको टेस्ट दे रहा हूँ दोबारा से। अब यानी वो मुझसे नहीं सुनते बल्कि मैं उनको यानी सुना रहा हूँ, यानी वो अब मुझसे ट्राई कह लें या ट्राई एक तरह से ले रहे हैं मेरी। दैट्स वेरी तो मैं ग्रेट। उनको, और क्रिकेट ज़ाहिर है हर दिल में बसती है। पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो आपको पता है पूरी कौम एक होती है। तो फिर हम जब वो वर्ल्ड कप शुरू होता है ना तो हमारे यहाँ एक अजीब सा एक सीन होता है कि हम यहाँ पर अपना टूर्नामेंट लगाते हैं। ज़ाहिर है वर्ल्ड कप के मैचेस तो रात को होते हैं लेकिन दिन को हमारे सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं वो हमारे गाँव में, तो वो अपना टूर्नामेंट लगा लेते हैं, तो उसमें मैं क्रिकेट वगैरह भी खेलता हूँ। अच्छा, और मुझे सबसे पहले तो कुरान हकीम की बात बताइएगा कि उसको आपने 30 सिपारे माशाल्लाह से हिफ्ज़ किए, सो वो हिफ्ज़ करते हुए वक्त कितना लगा? और फिर मुझे ये भी बताइएगा हाफिज़ साहब कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास आंखें भी होती हैं, वो देखते हैं, आपने क्या ऑडियो विजुअल से ऑडियो से पढ़ा या फिर उस्ताद आपको सुनाया करते थे और साथ साथ आप पढ़ा करते थे? और कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक दफ़ा एक लाइन उन्होंने सुना दी, फिर वो आपको याद नहीं हुई, फिर दूसरी दफ़ा सुनाई, तो ये किस तरह का मरहला था, ये आपने किस तरह सीखा? देखिए, शायद ये मैं नहीं कर पाता, लेकिन इसमें मैं टीचर को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, अपने उस्ताद को क्रेडिट देना चाहूँगा, और अपने मैं मोबाइल पे क्योंकि सुनता रहता हूँ ऑडियो, ज़्यादातर वो मोबाइल पे कुरान पाक को सर्च करके उससे सुनता रहता हूँ। तो ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन आप करें तो ये हो जाता है। 1 साल मुझे लगा माशाल्लाह, 1 साल में माशाल्लाह बहुत कम अरसे में माशाल्लाह आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया ज़ाहिर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको हर चीज़ की नोआव है, तो हमने देखा है कि एक अच्छी कम्युनिटी भी होती है, एक बुरी कम्युनिटी भी होती है, तनकीद करने वाले भी हज़ारों होते हैं और तारीफ़ करने वाले भी। तो किस तरह का रद्द-ए-अमल आपको फेस करना पड़ता है? क्या लोग तनकीद भी करते हैं आप पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो व्लॉगिंग में मैंने नाम कमाया, जो क्रिकेट में मैंने तबसरे किए, लोगों ने हमेशा तारीफ़ की। मेरा जो यूट्यूब चैनल है हाफिज़ मोहम्मद अली व्लॉग्स, उसमें आज भी आप जाके कमेंट्स पढ़ें तो लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, बड़ा हौसला बढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और आपने क्रिकेट की बात की है तो मुझे क्रिकेट के हवाले से भी बताइएगा कि क्रिकेट कमेंट्री करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप आंखों से उस तरह देख नहीं रहे होते, उसको महसूस करते हैं या फिर कोई साथ वाली आवाज़ को सुन के कमेंट्री करते हैं। और फिर साथ में फेवरेट कमेंटेटर कौन था जिसने आपको बेसिकली इंप्रेस किया और आप कमेंट्री की दुनिया में आए? देखिए, फेवरेट कमेंटेटर मेरे जो हैं वो रमीज़ राजा साहब हैं, तो उनको सुन के हमने कमेंट्री शुरू की। जैसे वो PSL में ना पावर प्ले में उर्दू कमेंट्री करते हैं, तो उन्हीं के स्टाइल में मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्री करूँ। और वो तारिक सईद जो हैं कमेंटेटर, उनको भी मैं सुनता रहता हूँ। तारिक सईद की आवाज़ निकाल लेते हैं वैसे? जी हाँ, तारिक सईद की आवाज़ में आप कहें तो अभी आपको एक कमेंट्री का एक लफ्ज़ मैं सुनाऊं। आप भी सुनाए, हम भी सुनाते हैं। और ये शॉट है, ये सीधा जाएगा ग्राउंड के बाहर, ये लगा छक्का, गेंद गई हवा से बातें करती हुई। अच्छा, ये तो इसी तरीके से ये ना हाफिज साहब ने उनकी बिल्कुल क्या कहते हैं लफाजी कॉपी किया। लेकिन उनका जो एक्सेंट है ना हाफिज साहब, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त बाबर आजम और साइम अयूब विकेट पे मौजूद हैं और मैं यकीन करें कि आपको बता सकता हूँ कि बाबर आजम के जो तेवर हैं वो आज कोई अच्छे लग नहीं रहे। जी हाँ, क्योंकि मेरे साथ हसनैन बैठे हुए ना अली, ये भी क्रिकेट लवर हैं और बहुत अच्छे काफ़ी अरसे से क्रिकेट को भी कवर करते हैं। अच्छा। आप ही की तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं देख रही थी आपके इंट्रो में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आपको गाड़ी भी दी गई है, कैसा लम्हा था वो आपके लिए? बहुत खुशी का लम्हा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मेरी 2 मुलाकातें हुई और उन्होंने ज़ाहिर है मेरे व्लॉग्स देखे। मैं व्लॉग बनाता हूँ अपना जो यूट्यूब चैनल है हाफिज़ मोहम्मद अली व्लॉग्स, उस पर मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो उन्होंने कुछ व्लॉग्स भी देखे और इसमें ज़ाहिर है पसे पर्दा भी कुछ लोग होते हैं। मेरे बड़े भाई, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि सारा जो किरदार, कलीजी किरदार उन्होंने अदा किया। मेरे इलाके के MP हैं और मेरे बड़े भाई हैं जनाब अहमद नवाज़ खान नवानी साहब, तो ये सारा उनकी बदौलत मेरी मुलाकात हुई। और उन्होंने फिर मेरे व्लॉग्स वगैरह उनको दिखाए, तो उन्होंने कहा भाई इतने टैलेंट वाले हैं तो मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, इनको मुलाकात के लिए बुलवाएं। तो मुझे लाहौर बुलवाया गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की यूट्यूब के हवाले से। फिर एक मुलाकात करके मैं वापस आया, फिर उन्होंने 15 दिन के बाद मुझे दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा आपके लिए गिफ्ट हमने अरेंज किया। जब मैं लाहौर वहाँ पर पहुँचा
तो मुझे कहा गया आपके लिए गाड़ी का तोहफा है, हमारी तरफ से आप ये तोहफा रखें, क्योंकि आप यूट्यूब पर व्लॉग बनाते हैं, पाकिस्तान के पहले विजुअली इम्पायर्ड व्लॉगर हैं, तो हमारी तरफ से ये पहला तोहफा आप रखें। तो उस वक्त ज़ाहिर खुशी की इंतहा थी। दैट्स वेरी ग्रेट। और मैं कल भी बात कर रहा था मरियम नवाज के हवाले से कि कोई भी काम अगर मरियम नवाज के आंखों के सामने से गुजरता है तो वो उसके ऊपर कम से कम काम जरूर करती हैं, बुलाती हैं, हौसला अफजाई करती हैं, और इनको दूसरी दफ़ा बुला के उन्होंने कार जैसा कीमती तोहफा दिया। मुझे ये बताइएगा कि वीलॉगिंग की गज़ल ने अब 2-3 सवाल तो कर लिए, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि आप वीलॉगिंग किन इश्यूज़ के ऊपर करते हैं? क्या सोशल इश्यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, और उसमें आप फिर तबसरा किन किन चीज़ों को सामने रख के करते हैं? देखिए, एक तो मेरी कोशिश होती है कि जो अच्छी बात हो ना वही अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं। जैसे अब मेरे गांव में कोई खूबसूरत चीज़ है तो मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं नहीं देख सकता तो मैं ये ना करूं कि और भी किसी को ना दिखाऊं, बल्कि मैं नहीं देख सकता मैं किसी का वसीला बनूं किसी को दिखाने। अब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको मैं कोशिश करूँ कि अपने गाँव की खूबसूरत चीज़ें दिखाऊँ। जो लोग हमारे गाँव से दूर हैं, हमारे अपने जो हमारे गाँव से दूर हैं, वो ऐसा ना समझें कि वो गांव से दूर हैं, बल्कि वो भी गांव में बैठे हुए हैं। तो इस तर्ज की मैं व्लॉगिंग करता हूं और अल्लाह ताला ने बस हाथ पकड़ा। ज़ाहिर है मेरे साथ मेरा जो पहला चैनल था यूट्यूब का वो एक लॉग आउट हो गया था। अच्छा। वो मैंने पहले बनाया था 2017-18 में, नई मुझे शौक थी यूट्यूब की। तो ये लॉग आउट हुआ, उसमें मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, ईमेल भूल गई थी, ईमेल पासवर्ड, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। फिर मैंने सोचा, मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया था मैंने जी हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से एक नए आज़म के साथ अपनी यूट्यूब शुरू करूँ। तो ज़ाहिर यूट्यूब शुरू की, यूट्यूब पर मुख्तलिफ गाँव की वीडियोस पोस्ट करता था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्रिकेट कंटेंट पे काम करूँ। फिर जब मैं क्रिकेट पे तबसरे करता था तो मुझे लोगों के कमेंट्स आते थे, अली भाई आप क्रिकेट पर तो तबसरे करते हैं, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन के हवाले से बताएं, हमें डेली रूटीन व्लॉग बनाएं। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैंने जब अपना पहला व्लॉग बनाया तो हफ्ते का दिन था, मैं सुबह कुरान पाक पढ़ के वापस आया। तो हमारे गांव में, हमारे घर में यहाँ पर वो गंदम को सुखा रहे थे, जी जी। सुखा के उसको टंकी में डालना था। तो मैंने स्टार्ट किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली व्लॉग्स, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई। आज देखिए हमारे गांव में ये हमारे घर में गंदम को सुखा रहे हैं, अभी इसको टंकी में डालेंगे, इसका सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो इस व्लॉग को कहते हैं यहीं से स्टार्ट, हमारे साथ रहिए। और यहाँ पर मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने अब्बू का, अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कुमैल का, स्पेशली मेरे बड़े भाई, जिन्होंने ये नहीं कहा जब मैंने इनसे जिक्र किया कि मैं व्लॉगिंग की तरफ आना चाहता हूँ, लोगों की रिक्वेस्ट, ये कह सकते थे कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई, बहुत ज्यादा। अच्छा अली, मैं इसी तरफ आने वाली थी कि आपके जो भाई हैं जिनका भी आपने जिक्र किया है, क्या वो मतलब आपको सपोर्ट करते हैं मुकम्मल, और डे फर्स्ट से आपको सपोर्ट करें हर चीज़ में, आपके साथ आना जाना? जैसे अभी भी वो हमारे सामने ही बैठे हैं लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं है, आपको लेकर आए, फिर इसके साथ साथ आपकी दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, आपके साथ रहना, आपके साथ हेल्प करना, तो डे फर्स्ट से वो आपके साथ हैं? जी हाँ, जी हाँ। कुमैल की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। अगर ये सपोर्ट ना होती तो शायद मैं ये डेली व्लॉगिंग जो है वो नहीं कर पाता। ज़ाहिर है मैं तो व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन एडिट करना, उसको पोस्ट करना, फिर ये भी होता है कभी कभार ये मुझे कहते हैं भाई चेक कर लें सही एडिट हुआ है सही, तो बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ यार ये क्या क्लिप लगा दिया, तो फिर वो तो उनको ये भी होता है कि भाई ये गुस्सा ना करें थोड़ा। ठीक हो गया, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि कमेंट्री तो आपने सुना दी है, इसके अलावा व्लॉगिंग का भी अंदाज आपने बता दिया, लेकिन मुझे कोई कलाम भी तो सुनाइए ताकि हम थोड़ा सा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, और तो आपकी आवाज़ से भी लुत्फ़अंदोज़ हूँ, और मदीने के जो मनाज़िर हैं वो आप बताएंगे। अच्छा सर, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात करना चाहता हूँ। लोग मेरे नाम के हवाले से बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे 2 नाम हैं, मेरा एक नाम अब है हरब अली, एक नाम है मोहम्मद अली। आपने भी ये नोट किया। हरब अली जो मेरा है वो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ, वो मेरा निक नेम है। घर में मुझे बोलते हैं हरब अली, लेकिन मेरा जो ऑफिशियल नेम है, जो असल नेम है, वो है हाफिज़ मोहम्मद अली। तो इसी वजह से मेरे सारे अकाउंट भी इसी नाम पे हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना, अब जैसे वसीम बदामी भाई हैं, वो मुझे कहते हैं हरब अली भाई, हरब भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, लेकिन मेरा जो रियल नेम है वो हाफिज़ मोहम्मद अली है। से कामयाबियों से नवाजता रहे। हाफिज़ मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, फिर काम, फिर फैमिली, उनके दरमियान एक बैलेंस कायम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर आप यूँ कहें कि चैलेंज बन चुका है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कुछ जो वक्त, तवज्जो और फिर तवानाई मांगती हैं, दूसरी तरफ हमारी फैमिली भी है, ज़ाहिर है वो भी टाइम मांगती है, उसको भी तवज्जो मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो इस दबाव में अक्सर लोग किसी एक पहलू को कुर्बान कर देते हैं, जिसके असरात ज़हनी सेहत, ताल्लुकात, आपकी मजमूई ज़िंदगी पर पड़ते हैं। वर्क एंड फैमिली बैलेंस दरअसल यही सीखने का नाम है कि कामयाबी सिर्फ करियर तक महदूद नहीं, बल्कि वो सुकून भी है जो अपने लोगों के साथ वक्त गुजारने से मिलता है। मौजू पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे, और इसी मौजू पे बात करने के लिए नादिया नदीम अलवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आप इनको पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। नादिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो नादिया बेसिकली तो माइंड साइंसेज के ऊपर बात करती हैं, और ये भी माइंड साइंसेज ये बेसिकली कि किस तरह से आप अपनी वर्क लाइफ को मैनेज कर सकते हैं और वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। नादिया, इट्स वेरी ईजी, हम जी काम भी करते हैं या ख़वातीन के लिए भी घर भी चलाते हैं, लेकिन बड़ा अच्छे से बैलेंस करते हैं, लेकिन वो अच्छे से बैलेंस होता नहीं है। कभी कभार काम में कुछ हर्ज हो जाती है, कभी कभार घर में कुछ हर्ज हो जाती है। सो इसमें कोई इजी फार्मूला ऐसा है कि जिसमें हम दोनों ज़िंदगियों को आसानी से बैलेंस कर सकें? बिल्कुल इजी फार्मूला ये है कि जब आप अपने वर्क प्लेस से घर जाएं तो वहाँ के स्ट्रेस जो है वो वहीं छोड़ दें, और घर जाके अपना फ़ोन साइलेंट करके कोने में रख दें। क्योंकि होता क्या है, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, होता क्या है कि हम घर जाके भी अगर बोर भी हो रहे हैं, घर जाके कुछ करने के लिए भी नहीं है, तब भी हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं बैठे हुए, और कहीं ना कहीं उसमें बीवी बच्चे भी निगलेक्ट हो रहे हैं, आपके घर में पेरेंट्स हैं तो निगलेक्ट हो रहे हैं, या अगर खातून हैं तो ऑब्वियसली वो शौहर का भी मुंह बन रहा है। क्योंकि देखें अभी भी हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहां औरत को अगर वो बाहर जितना टाइम दे रही हो, उसको कोशिश उसकी ये होती है कि मैं घर में अगर टाइम नहीं दूंगी तो मुझे सुनने को मिलेगा, सारा दिन जॉब करके आई, अब तुम्हारे पास घर के लिए भी वक्त नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है दोनों के लिए कि आप जब घर आए ना तो अपने स्ट्रेस, अगर घर का स्ट्रेस है तो वो ऑफिस लेके ना जाएं, ऑफिस का स्ट्रेस है तो घर लेके ना जाएं, और कोशिश करें जो एक्स्ट्रा टाइम मिले, जैसे संडे का दिन है या वीकेंड्स हैं आपके पास, तो आप उसको फ़ोन साइलेंट करके अपना फैमिली टाइम बनाएं। ये ना सोचें कि हाँ मैं वीकेंड पे ये प्रोजेक्ट कर लूँगी, ये प्रोजेक्ट कर लूँगी। आप कोशिश करें ऑफिस वर्क अगर करना है तो पहले बच्चों को टाइम दीजिए, हस्बैंड को टाइम दीजिए, या हस्बैंड पहले बेगम को टाइम दें उनकी, क्योंकि ख़वातीन भी ऑब्वियसली जो हाउस वाइफ है वो भी पूरा वीक इंतज़ार करती हैं कि जी छुट्टी होगी तो सैटरडे संडे या संडे का दिन हम शॉपिंग पे जाएंगे, या हम कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन हस्बैंड जो होते हैं वो बेचारे ये कह रहे होते हैं एक इतवार का दिन तो मिला है, बस प्लीज़ हमें कुछ रेस्ट कर लेने दो। आई नो कि ऐसा होता है कि आपको रेस्ट की आपको भी ज़रूरत है। इसी वजह से मैं एक चीज़ कॉमनली इस चीज़ पे कहती हूँ कि जो एक थका हुआ जहन होता है ना, वो कभी भी एक अच्छी फैमिली नहीं बना सकता। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा टाइम हम दे रहे होते हैं ना बिला वजह का, कि हमें पता होता है कि ये टाइम हम फैमिली और बच्चों को दे सकते हैं, हम दोस्तों में निकल जाते हैं वो टाइम देने के लिए, आप वो एक्टिविटीज़ भी रखिए, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस रखिए। ये ना कीजिए कि जी फ़ोन के लिए भी एक टाइम लिमिट रखिए, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट रखिए कि इतने से इतने बजे तक मैंने फ़ोन यूज़ करना है। जैसे मैं घर पे जब होती हूँ मेरा फ़ोन टोटली साइलेंट एक साइड पे रखा हो, क्योंकि अगर मैं पूरा दिन बाहर हूँ उसके बाद मैं घर गई हूँ तो मैं फिर फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। अगर कोई अपॉइंटमेंट कोई ज़रूरी है मैं कह देती हूँ, इसका जवाब मैं आपको कल दूँगी। सही। अच्छा नादिया, अभी आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके साथ मैं ये चाहती हूँ कि जो हमें सुनने वाले हैं ना उनको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। 24/7 जब हम ऑफिस को टाइम देते हैं, ऑफिस के लिए अवेलेबिलिटी हमारी है, तो ऐसे कौन कौन से नुकसानात हो रहे हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता, कौन कौन से रिश्ते हमसे दूर हो रहे हैं? फजल, सबसे पहले तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप जो एक चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आप एक कहीं ना कहीं गिल्ट में जा रहे होते हैं। मैंने बहुत से, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनको सिर्फ ये गिल्ट होता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, हम इसको कैसे मैनेज करें। तो पहले आपको अपने ऊपर काम करने है। मैं एक बात कहती हूँ, माशरा या फैमिली या आपके तरफ के लोग बाद में सही होंगे, पहले खुद को सही कर लीजिए। अगर आप खुद को सही कर लेंगे तो आप इजीली मैनेज कर, जो मैंने अभी आपसे बात कही कि एक थका हुआ जहन कभी अच्छी फैमिली कभी भी एक अच्छी फैमिली नहीं बना सकता। ठीक हो तो गया। पहले खुद पे काम करें। आपने ये कहा कि जो ऑफिस का स्ट्रेस है उसको ऑफिस में छोड़ें, जो घर का स्ट्रेस है उसको घर में छोड़ें। कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब आप ऑफिस में स्ट्रेस पे होते हैं तो वो घर पे जाके किसी से पे निकलता है। जब घर से आप स्ट्रेस में आते हैं
तो वो सुबह से या शाम से ऑफिस वालों को पता होता है कि आज इनके घर में कुछ अच्छा नहीं प्रॉब्लम है। हुआ है, तो वहां से वो स्ट्रेस लेके आते हैं। सो इस स्ट्रेस को हम किस तरह से पीछे छोड़ सकते हैं? इज देयर इज एनी फॉर्मूला? देखिए, मैं एक छोटी सी मेडिटेशन बताती हूँ। अक्सर मेरी कोशिश ये होती है कि खाली किसी बात पर डिस्कशन ना हो, लोगों को उस डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ अच्छा करने को मिले। जब भी देखें, एक आप हो गए, मैं हो गई, कोई भी हो गया, चाहे कोई हाउसवाइफ हो गई, लाइफ में सबके कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर है, ठीक है। जब भी आपको कोई आप ऑफिस वर्क है, कोई लोड है आपके ऊपर, आप घर जाने से पहले एक छोटी सी 5 मिनट की मेडिटेशन करें, अपने आप को इस तरह से हक करें। आप ऐसे हक करें कि जैसे मैं आपको गज़ल हक करूं तो इसी तरह हक करूंगी ना, बहुत प्यार से आपको, कामली सॉफ्टली हक करूंगी आप। क्योंकि कभी नोट करें, आप लोगों ने या सुनने वालों ने, कभी आपने अपने आप को हक किया? कभी अपने आप को थैंक यू किया किसी बात के लिए? कभी हम अपने आप को थैंक यू नहीं कहते। हम लोगों को मनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन खुद अपने लिए कुछ भी नहीं करते। तो सेल्फ हेल्प जो है ना, वो यही है कि पहले अपने आप को इस तरह से बहुत कामली सॉफ्टली हक करें, पूरे स्माइल के साथ, और कहें आई एम सो सेफ एंड प्रोटेक्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 15 दफ़ा ये करें, आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। आप खुद फील करेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। फिर रिलैक्स होने के बाद आप घर जाइए, या घर से ऑफिस आ रहे हैं और कोई स्ट्रेस है तो रिलैक्स होके आए। क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, जो एक फेस पे स्माइल होती है और एक सुकून वाला दिमाग होता है, वो ज़्यादा अच्छे कारनामे कर सकता है, ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। ये जिस तरह से आपने अभी बताया ना, जो ये रेमेडी बताई है ना, मुझे लगता है कि कमाल है ना। आज से हमें ये करनी चाहिए, आज बल्कि अभी आप दिखा सकते हैं। आई एम सो सेफ एंड प्रोटेक्टेड। आई एम सो सेफ एंड प्रोटेक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 15 बार करनी है। यस, नहीं, वो हो सकता है कि मेरी तरह का कोई बंदा हो जो बिल्कुल एक दफा करे तो वो ठीक हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता मैं है। इतना स्ट्रेस तो नहीं लेता हूँ ना। इवन मैं भी ये करती हूँ। जैसे मैं अभी आ रही थी, मैं रास्ते में लेट हो गई थी ना, तो मैं एकदम से वो हो रही थी, मैं लेट हो गई, तो मैंने अपने आप को ड्राइव करते ही करते अपने आप को ये मैसेज दिया, आई एम सो सेफ एंड प्रोटेक्टेड, मेरा शो बहुत अच्छा होने वाला है, मैं लेट नहीं हो रही, सब कुछ मैनेज हो जाएगा वहाँ जाके, और सब कुछ वो मैनेज होता मतलब अगर आप इस तरह से कर लें तो क्या आपकी कितनी जिंदगी आसान हो सकती है ना। मतलब एक चीज है। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आजकल डिजिटल दौर है, हम देख रहे हैं बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ़ोनों की तरफ जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर कोई हस्बैंड या फिर वाइफ टाइम दे भी देता है, तो अब थोड़ा सा टाइम देता है, फॉर एग्जाम्पल एक छुट्टी है, उसमें थोड़ा सा टाइम है फैमिली के साथ, बच्चों को तो आदत वो पड़ गई है ना फ़ोन वाली, थोड़ा सा रोया मोबाइल दे दिया, ये चीज़ ठीक है आप समझती हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मेरे बच्चे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड जैसे अगर फ़ोन लिए बैठे हैं तो मेरे बच्चे आके फ़ोन कहते हैं, आजकल के तो माँ बाप बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे क्या बिगड़ेंगे, हमारे तो माँ बाप बिगड़ गए, वाईफाई बंद करो घर का। ठीक है, एग्जैक्टली ये होने लगा है। जैसे मेरे घर में मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि क्योंकि दिन भर सबके रूटीन अलग हैं, मैं अलग निकली हुई हूँ, हस्बैंड का अलग टाइम है, बच्चे अपने यूनिवर्सिटीज़ गए हुए, लेकिन शाम के बाद जब सब घर में मौजूद होंगे, किसी के हाथ में फ़ोन नहीं होगा, फैमिली टाइम होगा, डिनर साथ होगा, उसमें सब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरा या कल का हमारा क्या दिन है, वो हम डिस्कस करते हैं, और फ़ोन कोई नहीं उठाता। क्योंकि ये जो फ़ोन है ना, आप यकीन करें, आधी लोगों की मेंटल हेल्थ भी इससे ख़राब हो रही है। क्योंकि इंसोम्निया के जो लोगों को प्रॉब्लम उन्होंने आते हैं जब थेरेपी के लिए, मुझे वही हंसी आती है अक्सर जब बताते हैं, तो मैं उनसे जब पूछती हूँ आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आप सोने से कितनी देर पहले फ़ोन बंद करते हैं? नहीं, वो तो जब तक फ़ोन मुंह पे ना गिर जाए हम फ़ोन ही नहीं रखते, क्योंकि नींद नहीं आ रही। अच्छा, वो जो वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात कर रहे थे ना, जिसमें हमने ऑफिस को और घर को बैलेंस करना था, इसमें मेरा ख्याल है मोबाइल को भी साथ में रखना चाहिए। इसको भी बैलेंस करना है। बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर हम सब अपने से स्क्रीन टाइम उस पर चेक करें, आप यकीन करें, मैंने अपना स्क्रीन टाइम, ज़्यादातर काम फ़ोन पे होता है, महदूद एक रखा हुआ है, अगर सब चेक करें, मैं श्योरली कह सकती हूँ सबका 18 घंटे तो निकलता ही निकलता है। क्योंकि सबकी आदत है, आंख खुलते ही सबसे पहले तो हम फ़ोन देखते हैं, आंख खुलते ही, जबकि जब आंख खुले सबसे बेहतरीन वो टाइम होता है जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं। आप उस वक्त जो चीज़ मैनिफेस्ट करें, जो मेडिटेट करें, आप वो लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आप अपने आप को काम रख सकते हैं। आप अपने आप को ये मैसेज दीजिए आंख खुलते के साथ, पहले तो दुआ पढ़िए, ठीक है, उसके बाद अपने आप को मैसेज दीजिए आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, और इंशाल्लाह आज जो कुछ मुझे करना है, अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस व्हाटएवर जो भी करते हैं, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, आज के दिन मेरे तमाम टारगेट्स अचीव होंगे। आप ये करके देखें, आपकी वो चीज़ें सारी वैसे ही होती चली जाएंगी। मतलब इट्स यू जो कि अपने आप को भी ड्राइव कर रहे होते हैं और अपने इर्द गिर्द भी लोगों को भी ड्राइव कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि देखिए मैं एक चीज कहती हूँ, वही बात, थका हुआ जहन कभी भी सही। कुछ नहीं अचीव हमारे कर पास सकता। वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। नादिया आपका बहुत शुक्रिया, गजल आपका ना बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, हमारे पास वक्त खत्म हुआ। सुबह की सोच से इजाज़त दीजिए, मुझे गजल अशरफ को पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।